अब देखिएगा बच्चे यहाँ पे आज कल जो मैंने कल नहीं परसों श्याम सुंदर, परसों मैंने आपको बताया था एबीसी के अंदर, मैंने कहा था हम आज अब से पढ़ेंगे ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। सिर्फ आप सुनते जाइएगा, आप बोलेंगे नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर में मैंने आपको ये बताया था कि ट्यूनिंग का मतलब है किसी चीज को सेट करना, किसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करना, उसका यूटिलाइज करना, यानी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को कैप्चर करना। ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन आपको पता है, इसको वोल्टेज को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। वहां आपकी मल्टी स्टेजेस होगी, ठीक है, एम्पलीफायर्स की, जिसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे, जिसमें हमने आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, ये सब चीजें यूज की। ठीक है, बाइसिंग यूज की होगी, कौन सी, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, बाइस स्टेबलाइजेशन के लिए, ताकि आपका क्यू पॉइंट बिल्कुल मिड में फिक्स रहे, यानी आपका बीटा जो है वो बार-बार ऊपर नीचे वेरी ना करे। समझ आ गई मेरी बात? अब मैंने फिर इसमें आपको 4 वेरिएशन बताए थे। डीसी पावर एम्पलीफायर जो मिनिमम बहुत ही लाइट फ्रीक्वेंसी होती है 0 से 10 हर्ट्ज के बीच में। फिर आपको क्या बताया था मैंने, डीसी एम्पलीफायर के बाद क्या होता है, ऑडियो एम्पलीफायर। फिर उसके बाद वो कुछ हर्ट्ज तक होती है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं वीडियो, इसको वाइड बैंड एम्पलीफायर कहते हैं, वो कुछ मेगा हर्ट्ज तक होता है। उसके बाद हम चले थे, वो था आपका आरएफ एम्पलीफायर या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एम्पलीफायर, ठीक है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। मैंने आपको बताया रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सिग्नल है जो आपके ओपन स्पेस में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? ये आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो ट्यूनिंग होती है, जो आपकी ट्यूनिंग है, वो ट्यूनिंग के लिए आपको, क्योंकि आपका जो ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो ये चैप्टर है, ये वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं पढ़ रहे हो आप, यू आर स्टडीइंग अबाउट द ट्यूनिंग ऑफ द वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर तो पहले से सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो पूरा, ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आपको क्या पढ़ना है इसमें कि वोल्टेज एम्पलीफायर में हम ट्यूनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिंग के लिए आपको चाहिए ट्यून सर्किट, ट्यून सर्किट, ठीक है। बार-बार बोलो तो जो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है, वो वीडियो फिर समझ नहीं आती, ठीक है। तो ट्यून सर्किट में मतलब हमें वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के अंदर ट्यूनिंग करनी है, ठीक है। तो जो सिग्नल आप सेलेक्ट करो वो वोल्टेज एम्पलीफायर को लेकर करते हैं, ना कि पावर एम्पलीफायर को लेकर। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद में जो हमारी ट्यूनिंग है, उस ट्यूनिंग के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ट्यून सर्किट की। इस पोर्शन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमें इस पोर्शन को पढ़ना है। तो इस पोर्शन को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्यून सर्किट पढ़ना पड़ेगा। ट्यून सर्किट बेसिकली क्या है, जो आपका 2 कंपोनेंट्स को लेके बनता है, यानी ट्यून सर्किट का मतलब है फ्रीक्वेंसी पे जो कंपोनेंट काम करते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है, सिंपल से। तो ट्यून सर्किट का मतलब है जो डिजायर्ड सिग्नल को कैच करे। सिग्नल क्या है, फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड सिग्नल को कैप्चर करे या डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को कैप्चर करे, तो वो हो जाएगा आपका ट्यून सर्किट। यानी हमारा ट्यून सर्किट किस पे काम करेगा, फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए आपका बेसिक कंपोनेंट क्या होगा, आर एल सी। आर हमारा फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता, कौन करता है, एल और सी। मैंने कहा तो फ्रीक्वेंसी, तो ट्यून सर्किट में बेसिकली क्या चीज होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी। एल और सी नहीं, एल और सी दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी आप उसे एलसी सर्किट कहोगे, ठीक है। इंडक्टर की जो आपका इंडक्टर है, वो प्योर इंडक्टर कभी भी नहीं होता, तो उसके में हम हमेशा साथ में एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, यानी उसमें जो भी आपकी रिएक्टेंस जिसको हम कहते हैं, प्योर इंडक्टर कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ ड्रॉप जरूर होगा। तो इंडक्टर वैसे आपका, इंडक्टर यानी एल और सी वैसे आपकी स्टोरिंग डिवाइसेस है जो एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन आर क्या करता है, एनर्जी को ड्रॉप करता है ना, कम करता है ना। जैसे सपोज कहीं पे 10 एम्पीयर की करंट जा रही है और हमें वहां 2 एम्पीयर की चाहिए, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप के लिए रेजिस्टर कर देते हो, ऐसे करते हो ना, तो वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो एल है प्योर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसके अंदर ड्रॉप जरूर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एल और सी का ड्रॉप दिखाने के लिए हम इसके सीरीज में एक क्या लगा देते हैं, रेजिस्टर लगा देते हैं। तो यानी बेसिक अगर आपसे पूछा जाए, ये आर सिर्फ इसकी इंटरनल इंपीडेंस को बताता है। क्या बताता है, इंटरनल इंपीडेंस को। अगर आप
सिंपली पूछा जाए कि ट्यून सर्किट क्या होता है, तो ट्यून सर्किट होता है हमारा एल और सी का कॉम्बिनेशन। अब ये एल और सी कॉम्बिनेशन दो टाइप से हो सकता है, या तो वो सीरीज में हो एल और सी, ठीक है, या फिर आपके या तो सीरीज में हो या फिर आपके पैरेलल में। समझ आ गया मेरी बात? एल या तो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। तो इसकी सर्किट अगर सीरीज रेजोनेंस है, रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो Z है, मतलब टोटल इंपीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है, मतलब टोटल इंपीडेंस रेजिस्टिव हो जाती है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। और जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारी वो कंडीशन अचीव होती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले हम ये काम, मैंने आपको कहा था कि आप वो देखिए आना वीडियो आपने देख ली होगी, लेकिन जो मेरा काम है फटाफट, क्योंकि मुझे आप समझाना नहीं पड़ेगा, आप एक बार देख के आए, ठीक है। तो मैं अब इसमें पहले आपको समझा रही रेजोनेंस कंडीशन, उस रेजोनेंट हार्डली 1 मिनट विल टेक, ठीक है। रेजोनेंट कंडीशन निकालते ही उसकी हम पे बताएंगे कि क्या विशेषताएं है उसमें। अगर रेजोनेंस कंडीशन पे काम कर रहे हैं, रेजोनेंट टैंक सर्किट को यूज कर रहे हैं, ट्यून्ड सर्किट को ही बोला जाता है टैंक सर्किट। टैंक सर्किट का मतलब है एल, समझ आ गया मेरी बात? तो ये ट्यून्ड सर्किट या जो टैंक सर्किट है, इस टैंक सर्किट की अगर हम सीरीज में यूज कर रहे हैं तो क्या विशेषताएं होंगी, क्योंकि जब तक आपको उसकी विशेषताओं के बारे में नहीं पता लगेगा तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि वहां पे हम सीरीज कंडीशन यूज करें या पैरेलल कंडीशन यूज करें। तो ऐसी बात है कि अगर आप कोई कहानी कुछ चीज पढ़ रहे हो, उसकी दो चीजें हैं, आपसे कहा जाए कि आप या तो ज्योति मैम से पढ़ो या एक्सप्लेन किसी और टीचर से पढ़ो, तो आप वीडियो है, अब आप वीडियो या मेरे देखोगे या फिर किसी और आईआईटी के टीचर्स के देखोगे, तो आप किसको देखोगे जहां से आपको कंटेंट इजीली समझ आता है ना। अब आपसे कहा जाए ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, एक ही टॉपिक के लिए टैंक सर्किट के लिए आप बुक को भी रेफर कर रहे हो, मुझे भी पढ़ रहे हो, और मतलब फॉलो बुक को भी यूज कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि हमें कितना कंटेंट अपने लिए चाहिए, तीसरी चीज पढ़ोगे। अब टैंक सर्किट का पता लगा, उसने कम्युनिकेशन में बता रखा है पूरा, तो कम्युनिकेशन के मेथड में आपको पढ़ना ही नहीं है, वो आपको सिर्फ डिजाइनिंग के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ये है कि आपको, अब ऐसे ही मैं तो सिंपली ऐसे समझाऊं कि आपको कहा जा रहा है कि क्लासेस चल रही है, ठीक है, और एक आपको ट्यूशन से समझाया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, अब इस कंडीशन में आगे लाइव एग्जांपल करते हैं कि आपको बोला जाए कि आप ईटीसी की ट्यूशन लगाओ, यहाँ पे कोई पैरा टीचर पढ़ाते थे या कोई कुछ भी एक्सपर्ट थे, क्यों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या तुम ईटीसी की ट्यूशन लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, क्योंकि आपको वो चीज पहले से समझ आ गई है। तो रिक्वायरमेंट है ना, कोई आपको कितना अच्छा समझा रहा है, आपको बाहर से ट्यूशन से कोई कितना अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आपको वो चीज पहले से ही समझ आई हुई है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या बेसिक समझ आना, ठीक है, वो बेसिक आपको समझ आ गया, तो आप उसके लिए पैसा नहीं खर्च करोगे ना, हाँ या ना। तो वही चीज हम इसके अंदर करते हैं कि दो कंडीशंस हैं आपकी, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल में ऐसा नहीं है कि इसने बोला कि नवनीत कि मैं तो सीरीज से बनाऊंगा टैंक सर्किट इस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए, वो नितेश कह रहा है मैं पैरेलल से बनाऊंगा, ऐसा होना ना होगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, आपकी जरूरत क्या है, कौन से पैरामीटर पे आप काम करना चाहोगे, उसके बिहाफ पे आपका टैंक सर्किट बनेगा कि आपको सीरीज यूज करना है या पैरेलल यूज करना है। तो टैंक सर्किट का जो स्टैगर्ड एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सीरीज का काम क्या है और पैरेलल का क्या काम है। समझ आ गया मेरी बात? तो पहले हम हेडिंग डालते हैं इसके अंदर, आप ऐसे लिखना चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, लिखना जल्दी जल्दी, पूरा रफ में लिखा करो, नोट्स ना बना, फटाफट जल्दी से इसको लिखो फटाफट। नीचे तक आवाज आती है, ठीक है।
बताओ बच्चों, मैं देखिए रब कर दो इसको फटाफट देख। बट तुम ज्यादा कौन बोल रही हो? ये देखिएगा सब यहाँ देखिए, पहले मैं बता दूँ सीरीज कंडीशन, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले मैं सर्किट बनाऊंगी सीरीज में। मुझे पता रेजोनेंस का मतलब है L एंड C, दैट्स इट। इसका और इसकी इंटरनल इम्पीडेंस R। ठीक है, इसका सर्किट पूरा करेंगे। कौन बोल रहा है ये? अभी भी वाला नहीं उनसे बोले जो मैं कह रही है कहीं और जाके बात करो, जाओ। रेजिस्टेंस क्या होगी? R। इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? रेजिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? XL और XC। समझ आ रही है? समझ आ रहा है? क्लियर है नहीं? उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स है VS, इसकी फ्रीक्वेंसी है F। समझ आ रही है बात? F हर्ट्ज। वोल्टेज सोर्स VS और फ्रीक्वेंसी F हर्ट्ज। उसके बाद VS बराबर किसके हो जाएगा? VS बराबर V बराबर किसका होता है? IR। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी? रेजिस्टेंस IR, वोल्टेज क्या है? IR। और यहाँ पे IXL। R की जगह क्या आ जाएगा? रिएक्टेंस आ जाएगा। इसी तरह IXC। समझ आ रही है बात? तो अगर आपसे कोई पूछे इसके अंदर के VS के टोटल वोल्टेज किसके बराबर है कंपोनेंट्स में, तो ये होगा VS बराबर VS बराबर IR प्लस IXL प्लस IXC। इस सीरीज में वोल्टेज बराबर नहीं होती ना, तो इसका तीनों का सम। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे खाली रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है ना? तो इसकी टोटल, तो यहाँ पे जो टर्म यूज करोगे आप, रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करोगे। इस सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? इम्पीडेंस। समझ आया? आप सर्किट की रेजिस्टेंस जो होती है वो केवल R के लिए होती है, रिएक्टेंस जो होती है वो केवल इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए होती है। अब पूरे अगर सर्किट में तीनों चीजें हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, ठीक है, दोनों चीजें, रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, तो उन दोनों का जो टोटल अगर आप कहोगे कि टोटल वैल्यू क्या होगी, तो उस टोटल वैल्यू को हम नाम देते हैं इम्पीडेंस। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे Z बराबर किसके होगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस JXL माइनस। इसका फेजर डायग्राम में साथ के साथ बना देते हैं तो आपको पता लग जाएगा मैंने J क्यों लिखा है, ना समझ लोगे। ये है आपका फेजर डायग्राम, आप ऐसे बनाते हो। आपको पता है इस वाले एक्स एक्सिस पे ये जो आपका इंडक्टर है, इसके वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। जिधर वोल्टेज होती है उधर करंट होता है, तो आप इधर दिखाओगे ये हो गया आपका IR का, ठीक है। उसके बाद में आप क्या चलोगे? एक्सेल के लिए, ठीक है। एक्सेल क्या करता है? लैग करता है और एक्सी लीड करता है। तो ये आपका क्या था? यहाँ जीरो नहीं, ये आपका सपोज वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है, तो V बराबर किसके था? IR के, ठीक है, ऐसा कह लो IR, ठीक है। अब समझ आ गया? VR, ठीक है। अब उसने हमें क्या कहा? इसकी बात करनी है। अगर आपका वोल्टेज सोर्स 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा ना, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल VS ऐसे होगा ना, ये यहीं से तो स्टार्ट हुआ। तो जो करंट है उसमें क्या होगा? 90 डिग्री पीछे चलेगी। करंट क्या चलेगी? 90 डिग्री बाद में चलेगी। तो ये क्या कर रहा है? इसके अंदर क्या करता है? लैग करता है, और इसके अंदर क्या करता है? लीड करता है। तो हमने क्या दिखा दिया? इसमें दिखा दिया आपने IX। समझ आ रही है? और इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? IX।
क्योंकि ये VS था। अब हमें क्या दिखाना है, ये तो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, बाद में चल रहा है, ये 90 डिग्री पहले चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा IXC। समझ आ रही है मेरी बात? ये गाइस आपको समझ आ रही है? अब नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में अब मुझे क्या करना है, ये कहानी जो हमने इसमें लिखी है Z बराबर अंडर रूट Z इक्वल टू, ये टोटल आपकी आ गई इम्पीडेंस होगी, ठीक है। साथ साथ हाथ चला के एक एक मिनट एक एक सेकंड में ये भी लिखते जाइएगा, लिखते चले जाओ फटाफट जल्दी से जल्दी से। बच्चे कितना आ रहा है इधर से, यहाँ पे हाँ ठीक है। ये क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं ना, हाँ या ना। अब इसमें जो मैं आपको बता रही थी, आप है ना थोड़ा दिमाग भी खुला रखो और थोड़ा लिखते हुए भी, मैं दोनों चीजें कर सकते हो, इतना बड़ा लिखने का वो नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, ये इस एक्सिस पे है। आपने डी मोरगन थ्योरम्स पढ़ी है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं ना आपने। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं समिश्र संख्या है x प्लस i y, तो आप इसमें क्या लिखते थे, यहाँ पे x लिखते थे और ये z के बराबर होता था, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या होता था x और ये होता था i इमेजिनरी, ये क्या होता था इमेजिनरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे तो लिखा x प्लस i y, एक तो इस वाली लाइन पे है और एक इस वाली लाइन पे, तो इस वाली लाइन पे j, ये भी j और ये माइनस j है, तो मैंने इसे j लिख दिया, jxl माइनस jxc, j कॉमन लिया तो xl माइनस xc। समझ आ गई मेरी बात? यस और नो। और हम हमेशा मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, परिमाण इमेजिनरी का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं। और समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है सबको? उसके बाद इसमें ये फेजर डायग्राम बना लिया आपको, मुझे बता दो जरा जल्दी से, इतना टाइम ना वेस्ट करो, फिर ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा अगर तुम इतना आराम से करोगे। ये देखो, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना। दो ही चीजें होती चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ईएमएम में भी मैंने यही समझाया था ना आपको, ईएमएम में यही समझाया था ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, ठीक है, और डायरेक्शन यानी एंगल। डायरेक्शन एंगल का मतलब हो गया tan इनवर्स, सही है ना, tan इनवर्स, या आप ऐसे कह लो tan इनवर्स ही कह लो, tan इनवर्स y अपॉन x, इमेजिनरी अपॉन रियल। तो इमेजिनरी क्या है बच्चे यहाँ पे, xl माइनस xc, और रियल क्या है, समझ आ गई मेरी बात? लिख लो जल्दी से, लिखो फटाफट जल्दी से। एंगल z इक्वल टू tan इनवर्स आगे समझ। अब देखिएगा, अब सीरीज कंडीशन ये कहती है, सीरीज कंडीशन क्या कहती है मैं आपको बताती हूँ। सीरीज हमें रेजोनेंस कंडीशन निकालनी है। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है कि आपका जेड रिएक्टेंस वहां खत्म हो गया, आप शॉर्ट में से समझिए। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है सीरीज में कि जेड बराबर किसके हो, आर के हो। बस इतनी बातें आप याद रखो। जब भी कोई कहे कि रेजोनेंस कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है कि उस सर्किट में टोटल इंपीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर आनी चाहिए। तो आपको मैं उल्टा समझाऊं, यानी आपको याद रखना है कि Z बराबर R के होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? जब भी रेजोनेंस कंडीशन दिमाग में आ गया, आपको यही बोलना हमेशा, थ्रू आउट द बीटेक, थ्रू आउट द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में Z बराबर R के कब होगा, जब आपका ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, हाँ या ना। जब भी हंसो मत, हर बार नहीं होता और डेली नहीं होता। वाई आर यू लाफिंग, क्यों हंस रहे हो? तुम्हें रोज ही ऐसी आती है, तो फिर मत बैठना क्लास में, मास्क लगा लो। मैं बार बार हंसना नहीं देख सकती, हर बार नहीं होता। जाओ घूम के आओ, जाओ निकलो क्लास से, 10 मिनट के बाद आना। यहाँ देखो, तुम क्या देख रहे हो पीछे? जाओ तुम 5 मिनट में हो, कब आना? अभी देखो दीपक यहाँ
हम z बराबर आप कब होगा, हम जब ये वाली टर्म 0 हो जाए तो z बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर की हो जाएगा और अंडर रूट आर स्क्वायर निकल के बाहर किसके आर के बराबर आ जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी z बराबर आर। तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब हमें ये निकालना है, रेजोनेंस कंडीशन इस पे आएगी, हमें निकालना, तो हम क्या कहेंगे z बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जे, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई एफएल रेजोनेंट कंडीशन, ठीक है, माइनस आर लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो वैसे 2 पाई एफएल होता है। मैं रेजोनेंट कंडीशन के लिए काम कर रही हूँ तो मैं छोटा सा इसमें आर लगा दूँ, ठीक है। एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ सी और समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है सबको। अब हम क्या करेंगे फॉर रेजोनेंट कंडीशन, फॉर रेजोनेंट कंडीशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि एक्सएल माइनस एक्सी क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात, यानी एक्सएल बराबर एक्सी हो जाना चाहिए, ऐसा ही होगा, ठीक है। और क्या हो जाना चाहिए 2 पाई एफ आर एल 1 अपॉन 2 पाई एफ आर सी, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ 2 पाई, ये देखिएगा एफ आर के साथ आ जाएगा क्या एफ आर स्क्वायर 1 अपॉन 2 पाई नीचे चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एल भी नीचे चला जाएगा एल सी। समझ आ रही है मुझे बात, फिर क्या देगा एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट जैसे इस पे आएगा तो देगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। समझ आ गई मेरी बात, और 2 पाई क्या है आपका कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा एफ आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। ये आपकी क्या आ जाएगी इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, ये क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपका क्या हो जाएगा z बराबर r हो जाएगा। अगर आप इसमें एक्सएल माइनस एक्सी को 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस j 0, तो z बराबर किसका जाएगा r हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात, यस और नो, क्लियर है सबको। दूसरी चीज सुनो, अब आपको मालूम है कि मैडम रेजोनेंट कंडीशन डिसाइड कैसे होगी, सीरीज पैरेलल बात की बात, सीरीज में ही अगर मैं पहले सीरीज समझा तो सीरीज में रेजोनेंट कंडीशन कैसे डिसाइड होगी, हमें कैसे पता है। सपोज आपको कहा कि 50 हर्ट्ज का सिग्नल आपको कैप्चर करना है, आपको 50 हर्ट्ज का सिग्नल के लिए एम्पलीफायर डिजाइन करना है, ट्यून सर्किट आपको कुछ ऑब्वियसली ट्यूनिंग सर्किट चाहिए होगा, ट्यूनिंग सर्किट के लिए आपको ये कंडीशन उठाओगे FR = 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, तो 2 पाई तो आपका फिक्स है। आप क्या करोगे इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को सेलेक्ट करोगे जिससे जो कंडीशन है वो FR 50 हर्ट्ज हो जाए, L की वैल्यू डालो C की वैल्यू डालो, तो आपको देखना पड़ेगा ना इंडक्टर 30 लूं या C 0.01 माइक्रोफैरड लूं, तो देखना पड़ेगा ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा वहां से आपकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है या आपको किस सिग्नल पे काम करना है, किस सिग्नल पे काम करना है, तो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपको L और C की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है सबको, यस और नो। फटाफट इसको जल्दी से नोट करो, कुछ 3-4 चीजें और समझाऊंगी फटाफट। स्पीड में लिखना, बिना देखे लिखोगे और ज्यादा अच्छा है, और नहीं लिखना तो उससे भी अच्छी बात है। मैं आगे समझा दूंगा, समझ आ गया, रब कर दूं क्या, जरा जल्दी कर दो। बुक तो सबके पास है, किसके पास बुक नहीं है, सबके पास बुक है ना, तो मैं थोड़ा बुक खरीद के मैं तो आप पूछ रहे हैं मैंने बता दिया नहीं, तुम बातें ऐसी कर रहे हो, मैं थोड़ा खरीद के दूंगी, तो पुष्टि कर रहे हो, पूछेगा चलो मैडम ने पूछ लिया, अब एक काम करते हो कि 1 मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बाहर नहीं जा रही, मैं पढ़ा के बाहर जाऊंगा, हो गया फटाफट कर दो, मुझे डिस्ट्रीब्यूट पढ़ा कर दो ना, ये कर दिया, हो गया, ये सब हम भी नहीं करना चाहते थे, बदतमीज है, ये भी हो गया, चलो काम करो। अब देखो यहाँ, उसके बाद में यहाँ देखो, अब जो मैं बोल रही हूँ पहले वो सुनिएगा। एंगल Z निकाला था आपने,
tan इनवर्स ऑफ xl माइनस xc अपॉन r। मैंने अभी क्या कहा कि रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है xl बराबर xc की हो जाएगा या xl माइनस xc 0 के बराबर हो जाएगा, एक ही बात है। मैं कहूँ 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, या मैं 1 कहूँ तो एक ही बात है ना, 3 माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, या मैं ये कहूँ कि ऐसे कह देती हूँ, चलो मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, x माइनस y इक्वल टू 0, या मैं कहूँ कि x इक्वल टू y, एक ही तो बात है, समझ आ रही है बात? तो यहाँ देखिएगा मैंने कहा कि रेजोनेंस कंडीशन तब मिलती है जब xl माइनस xc बराबर 0 हो जाता है, या मैं ये कहूँ कि रेजोनेंस कंडीशन तब मिलती है सीरीज में जब xl इक्वल टू xc हो जाता है, तब भी 0 हो जाएगा। xl इक्वल टू xc करोगे तो xc करोगे, xc से xc कट जाएगा तब भी 0 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन r, समझ लो इसको। तो 0 अपॉन समथिंग जब होता है तो 0 होता है, जब 1 अपॉन 0 होता है तो इनफाइनाइट होता है, इतनी बात याद रखना। अगर 0 अपॉन 1 है तो 0 ही होता है, ठीक है। अब ये एंगल में चल रही है बात, ठीक है, तो एंगल z बराबर tan इनवर्स 0। tan जो है वो 0 कब होता है, 0 भी, तो एंगल z बराबर डिग्री, साइन अपॉन कॉस होगा ना, साइन 0 कॉस 90, 0 अपॉन कुछ भी हो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो z है मतलब 0 डिग्री पर आपका क्या होगी, वैल्यू मिनिमम होगी, किसकी, इम्पीडेंस की, क्योंकि tan किस पे मिनिमम होता है, 0 पे, उसके बाद तो बढ़ना शुरू कर देता है ना। देखो साइन क्या होता है, 0 पे सबसे कम होता है, और 90 देखो बढ़ता 0 1/2 √3/2 ऐसे, ठीक है, ऐसे आपका आगे बढ़ता 1/2 √3/2 और फिर 1, cos फिर उल्टा हो जाता है, 1 से मैक्सिमम होता है 0 पे और 90 पे मिनिमम होता है। tan जो होता है वो sin और cos का होता है, तो tan किस पे है, 0 पे मिनिमम रहेगा और 90 पे मैक्सिमम रहेगा। तो यानी जो भी वैल्यू है, जैसे उसकी tan की वैल्यू बता दी, tan पे, क्योंकि tan से आ रहा है ना, ये tan पे आ रहा है ना, तो tan कितना है, 0 डिग्री आया, तो tan यानी जो z है वो क्या होगा, 0 डिग्री पर क्या होगा, मिनिमम, ठीक है, यानी इस पर, इस वैल्यू पर क्या होगा, सबसे मिनिमम, सबसे कम, यानी जब आपकी इंपीडेंस यानी इस डिग्री पर, इस पर आपकी जो इंपीडेंस है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। समझ आ रही मेरी बात? इस वैल्यू पे क्या होगी, वैल्यू, क्योंकि वो 10 पे डिपेंड कर रहा है ना एंगल, 0 डिग्री पर आपकी जो इंपीडेंस होगी वो बिल्कुल मिनिमम होगी। समझ आ रही मेरी बात? और जब आपकी इंपीडेंस मिनिमम होगी, इंपीडेंस का मतलब यहाँ पे z का मतलब क्या है, आप z बराबर r भी है, तो मैं z मिनिमम का मतलब है r मिनिमम, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या होगी, मैं, समझ आ रही है बात? इंपीडेंस मतलब रुकावट कम है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, ऐसे याद कर लो। इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर है तो क्या हो जाएगी आपकी, वो सबसे कम हो जाएगी। तो जब इंपीडेंस रुकावट कम हो गई तो करंट, जब आप किसी भी टाइम आते जाते रहो तो बार-बार आओगे जाओगे, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि मैं 10 बजे के बाद किसी को नहीं आने दूंगी तो कोई आएगा जाएगा नहीं। तो z का मतलब ये r के बराबर हो गया, और r का मतलब क्या है, यानी टोटल इंपीडेंस r के बराबर होगी, r का मतलब है रुकावट। अब ये कम है तो यानी ये भी कम है, अब रुकावट कम है तो करंट क्या आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो यानी करंट क्या होगी, जाएगी आपकी मैक्सिमम, z मिनिमम तो I मैक्सिमम। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये सब कहानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे चलती है, FR। समझ आ गई मेरी बात? इसको फटाफट लिखो, एट FR, फटाफट लिखो इसको। अब मैं फिर बना रही हूँ ग्राफ, तो जल्दी चलो। क्या कह रहे बच्चे? हाँ वो 180 में होगा, लेकिन 0 डिग्री को बता रही हूँ, वो तो फिर रिवर्स होता रहेगा ना हर एक साइकिल के बाद। लिख लो बच्चे जल्दी जल्दी से। अभी हो गया, तो जल्दी दिखनी आप चला रहे क्या, सजा के दिख रहे हो क्या? अब 3 कंडीशन आती है,
देखो 3 कंडीशन है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, ये कंडीशन तो आपने पढ़ी थी, एक्सएल बराबर एक्सी के, ठीक है। एक कंडीशन है एक्सएल ग्रेटर देन सी, एक है एक्सएल लेस देन एक्सी, ठीक है। तो लिख लीजिए ये 3 कंडीशन पे मैं एक एक लाइन बोल रही हूँ, इसी के आगे छोटा छोटा लिख लीजिए। देखिए स्पेशलिटी ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, स्पेशलिटी ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, और ये 3 चीजें लिखो, एक लाइन इसकी ऊपर वाले के साथ में लिखोगे, एक लाइन स्पेशलिटी ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब देखिएगा ये किस तरीके से डिपेंड करती है, मैं अगर आपको समझाते सुनिए। अगर आपका जो सोर्स है, अभी थोड़ी देर अभी मैं पढ़ा रही हूँ, टाइम अभी तो 12 बजे होंगे, 12 मिनट हो रहे हैं। हाँ 12:30 यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है इसकी सोर्स की, समझिएगा जरा मैं क्या बोलती हूँ। अगर आपके सोर्स की, वोल्टेज सोर्स की, ये Vs सोर्स है, फ्रीक्वेंसी क्या है, f है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो f है ना, ठीक है। अगर आपके अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किससे आई, इससे आई ना, आए ना, ठीक है। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आई तो हमने एक्सएल बराबर एक्सी किया था, आर का तो रोल ही नहीं था उसके अंदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि आर फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करता, ठीक है। अगर आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज सोर्स की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, अगर आपके अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, उस केस में आपकी ये वाली कंडीशन है। पहली चीज, पहले ध्यान से सुनो। फिर अगर आपके अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपकी सेकंड इक्वेशन है। और अगर आपकी अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो आपकी थर्ड वाली। तो इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये रिएक्टेंस ज्यादा है, ये रिएक्टेंस ज्यादा है, तो ये रिएक्टेंस ज्यादा है तो मतलब आपका सर्किट इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करेगा, यानी उसका जो व्यवहार होगा वो प्रेरकीय होगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो सर्किट क्या जो ज्यादा है उसी की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह करेगा, कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो उस कंडीशन में रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा। अच्छा टैंक सर्किट, अच्छा सीरीज टैंक सर्किट, अच्छा सीरीज ट्यून सर्किट इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, रेजिस्टिव की तरह बिहेव करना चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट आएगा वो Z बराबर R। गेटिंग माय पॉइंट, लिख लो। अब इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एक लाइन लिख लो वो तुम्हें समझ आ जाएगा मैडम ने क्या बताया, ठीक है। 3 कंडीशन तो आप नोट कर चुके हो पहले से, ये बस खाली इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। चलो जल्दी से बोलो। यानी कहने का मतलब आ गया कि यहाँ पे सर्किट इंडक्टर की तरह काम करेगा, यहाँ पे कैपेसिटर की तरह करेगा और यहाँ पे रेजिस्टर की तरह, यानी पूरा सर्किट एक रेजिस्टर की तरह काम करेगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस सर्किट, इस कंडीशन पे इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, तो इसमें से भी ऐसे है, ये क्या आ गया V बराबर IR और इधर ही आपका Z ऐसे काम। वैसे बात रेजिस्टेंस के लिए तो होता है, समझ आ गया बिल्कुल। चलो उसके बाद देखिए आपको 2 ग्राफ लिखने हैं, मैं ग्राफ बना रही हूं। देखिए ग्राफ बिटवीन दो ग्राफ साथ साथ बना लीजिएगा क्योंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बता रही हूँ।
ग्राफ बिटवीन, बिटवीन का मतलब है बीच में। पहले वाले में लिखिए ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इम्पीडेंस, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इम्पीडेंस एफ एंड जेड। एक है ग्राफ बिटवीन करंट, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट, ठीक है। मैं आपको ग्राफ समझाऊंगी कि ग्राफ क्या है। ग्राफ ऐसा ही क्यों आएगा ये आप बताएं, मतलब मैं आपको समझाऊंगी तब आप इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दो। यहाँ देखो तो बड़ा हो गया ड्रॉ। यहाँ देखो पहला ग्राफ है सोर्स की इम्पीडेंस, सोर्स इम्पीडेंस मतलब सर्किट की इम्पीडेंस जेड के और किसके फ्रीक्वेंसी के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले यहाँ से समझ लो, 1 मिनट लगेगा, जल्दी समझ आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी दिखाई है और वाई एक्सिस पे आपने इम्पीडेंस दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चल रही है, यहाँ बीच में आपने कहीं मान दिया कि यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, मान सकते हैं ना, ठीक है, मान सकते हैं। ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, मैंने यहाँ बीच में कहीं मान ली फ्रीक्वेंसी। आप इधर भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा। ये ग्राफ क्यों शिफ्ट होगा वो बता दूँ। तो मैंने यहाँ पे बीच में ड्रॉ कर दिया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम काफी रेजोनेंस पे काम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी में कहीं पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि आपका एक्सएल बराबर एक्ससी के होगा, यानी वहां पे जेड क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी जेड बराबर आर के होगा। यस और नो? तो ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी पर जो जेड होता है, इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो जेड होता है वो किसकी तरह काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यानी जेड बराबर इस फ्रीक्वेंसी पर, ये जेड वाला एक्सिस है ना, ये ऐसे इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड, ये यहाँ तक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जहाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वहां पर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे जो ये जेड की जो ये वाली वैल्यू है, ये किसके बराबर होगी, जो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू दी, समझ आई मेरी बात, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, मतलब जेड बराबर आर, समझ आ रही मेरी बात। अब क्योंकि मैंने आपको 3 कंडीशन बताई सीरीज की, अगर एक्सएल बराबर एक्ससी की होगा तो आपका जेड बराबर आर के हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा, अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी अगर एफ आर के बराबर है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स की, जो मैंने अभी बताया आपको, अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो एफ आर के बराबर है तो जेड बराबर आर के होगा, यही समझाया। और हमने ये कहा कि यहाँ पे जेड मिनिमम होगा, तो मिनिमम का मतलब है कि जेड वाला जो एक्सिस है वो 0 के आसपास होगा, आया ना। जेड मिनिमम का ये मतलब है, अगर वो जेड मैक्सिमम है तो जेड मैक्सिमम तो यहाँ पहुंच जाएगा ना, या नहीं, ठीक है। कम का मतलब है नीचे, ज्यादा का मतलब है ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, अब मैंने आपको कहा था इसी के अंदर कि अगर आपका एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी हो जाता है, फर्स्ट वाली कंडीशन एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, यानी मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है,
मतलब ये फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, जो मतलब इस तरफ जाएगा, यानी ये फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, मतलब एफ आर तो हमने डिसाइड कर लिया ना, एक पॉइंट तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब एफ आर को वो कह रहा है कि एफ ज्यादा है एफ आर कम है, तो ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि एक्सएल लेस देन एक्ससी है, यानी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, फिर इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो दोनों केसेस में, रेजोनेंट को छोड़ के दोनों केसेस में आपकी जो जेड की वैल्यू है वो हर बार बढ़ जा रही है, देख रहे हो। अगर आप इस तरफ को चलते हैं, मैं कह रही हूँ कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, यानी एफ इज ग्रेटर देन एफ आर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कहाँ, यहाँ पे, यानी जेड की वैल्यू और बढ़ जाएगी, और जब जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी यानी रुकावट ज्यादा बढ़ जाएगी, रुकावट बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा। समझ आ गई बात, डन है ये बात। इसी तरह आप इस पे चलो कि अगर एफ की वैल्यू एफ आर से कम है तो भी इंपीडेंस क्या हो रही है, बढ़ी रही है, हाँ है ना। तो जैसे जैसे, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद में अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचे तो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे और पीछे जाने पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे और पीछे जाने पर, या आपको इसे इसी तरीके से समझाया जैसे मैंने समझाया, बुक में ऐसे नहीं समझाया, जैसे मैंने आपको बताया अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वैसे आप इसको ऐसे समझाइए। और फिर देखिए दोनों तरफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से वैल्यू को घटाने और बढ़ाने पर इंपीडेंस की वैल्यू दोनों तरफ इक्वली बढ़ेगी, चाहे तो आप उसे घटा रहे हो तब भी इंपीडेंस बढ़ रही है और बढ़ा रहे हो तब भी इंपीडेंस बढ़ रही है। समझ आ रही है मेरी बात। तो यानी दोनों तरफ बढ़ाने और घटाने पर क्या होगी, वैल्यू क्या रहेगी, जेड बराबर आके नहीं रहेगा, यानी वहां पर जेड मिनिमम नहीं होगा, यानी वहां पर जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी वहां सर्किट या तो इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा या तो पैसिव की तरह बिहेव करेगा और वहां पे करंट की वैल्यू घट जाएगी। समझ आ गई मेरी बात। यानी आपको कुल मिला के कहना ये है कि सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में हमें जेड को आर की तरह बिहेव करना, टोटल इंपीडेंस हमारी रेजिस्टिव होनी चाहिए, तो सर्किट पूरा रेजिस्टिव की तरह बिहेव करना चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज सोर्स की वो एफ आर के बराबर, ठीक है। अब दूसरा है ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और यहाँ पर करंट है, आप अभी इसको भूल जाइए, मैं भी बना के दिखाती हूँ, अभी आप भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी है और ये करंट का ग्राफ है, मैंने कहा कि एफ और आई के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आपने यहाँ पे एफ लिख दिया और यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम हमेशा इसी एक्सिस पे दिखाते हैं ना, एक्स एक्सिस पे, सीआरओ पे भी ऐसे ही आता है, ठीक है, साइकिल ऐसे ही तो दिखाते हैं, ठीक है। तो आप कहीं सोचेगा कि मैं तो एक्सिस पे दिखाऊंगा तो फिर वो पागल होगा। समझ आ गई मेरी बात। अब देखिए, अब मैंने कहा कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन के लिए। रेजोनेंस का मतलब है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो मैंने यहाँ पे कोई एफ आर डिसाइड कर दिया, एफ आर। मुझे ग्राफ किसके पीछे बनाना है, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में। अब ध्यान से सुनिएगा कि मैंने इस ग्राफ को ऐसे क्यों बनाया, पहले आप इसको सुनिएगा कि क्यों बनाया। मैंने एफ आर यहाँ बीच में डिसाइड कर दिया, मेरी मर्जी है, ठीक है, आप इधर को खिसका दो इसको तो इस तरह ग्राफ में शिफ्ट हो जाएगा। अब कहानी आती है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में जेड बराबर आर के होता है। वहां पे जेड क्या होता है, जब जेड मिनिमम होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, अभी तो बताया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड किसके बराबर होता है, आर के होता है, और 0 डिग्री पर होता है, यानी जेड मिनिमम होता है। तो जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड मिनिमम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। रुकावट कम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप कम होगी तो वैल्यू क्या, करंट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो यानी जो भी उस ग्राफ में आपने मैक्सिमम पॉइंट दिखाया हुआ अब वहां से इधर, यानी इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर x की वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा। तो ऐसे तो बनाते थे ग्राफ, ये पॉइंट आता था। समझ आ रही मेरी बात। i की वैल्यू मैक्सिमम इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो मेरा ग्राफ यही करता है, ये मैक्सिमम हो गई और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को मिलाया, यानी यहाँ की ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी i बराबर किसके आएगा, vs अपॉन जेड, और vs अपॉन आर भी हो सकता है। समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद में, इसके बाद में एफ आर से कम पे, एफ आर से एफ अप्लाइड एफ आर कम है तो वहां जेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब जेड बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो
तो मैंने कहा कि मैंने एफ आर की इस वैल्यू पर हमारी करंट भी कम हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? ये एक पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे तो बनाते थे छोटी क्लास में ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को मिलाते, जो पॉइंट मिलता है उसको जोड़ते चले जाते थे। फिर मैंने कहा कि एफ को मैंने, ये एफ आर है वो और ज्यादा बढ़ गया, और ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और अपनी इधर को कम होती चली जा रही है, वैल्यू आपकी और ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या हो जाती है आपकी ऐसे, ठीक है। अब आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और कम कर दी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और कर दी तो मतलब ये एफ बढ़ गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, तो मैंने कहा कि फिर जेड की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो करंट और कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने ये वैल्यू, समझ आई मेरी बात? इसी तरह जब हम आगे की तरफ बढ़े, तो जब मैंने एफ आर की वैल्यू बढ़ाई, एफ आर इज ग्रेटर देन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, तो फिर से जेड क्या होगा, ये मैंने अभी इसमें बताया है कि चाहे घटाओ या बढ़ाओ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद में इंपीडेंस आपकी बढ़ेगी और घटेगी साथ में। तो जब आपकी एफ आर जो है आप इधर को लेके जाओगे तो जेड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जेड और ज्यादा बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो फिर से हमने क्या किया, इस वाली फ्रीक्वेंसी पर ये करंट, समझ आ गई मेरी बात? फिर इसी वाली वैल्यू पर ये वाली वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। आ रही मेरी बात समझ? समझ आ गई मेरी बात? यानी इस ग्राफ से आपको ये समझ आ रहा है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट, टैंक सर्किट, ट्यूब सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान मैक्सिमम होगा और इस वैल्यू पर इंपीडेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। यानी यहाँ पर मैक्सिमम करंट होने की वजह से मतलब मैक्सिमम सिग्नल आपको मिलेगा, और उससे कम या ज्यादा इधर लेफ्ट या राइट खिसकने पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आपकी जो करंट है उसका मान मिनिमम होता चला जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा, मतलब एकदम से उसको रिजेक्ट करें। तो अगर आपका टैंक सर्किट बहुत बढ़िया है, अगर मैं कहूँ कि आपने टैंक सर्किट बनाया और उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, ये बिल्कुल ऐसा आ रहा है, ठीक है, और अगर ये ऐसा है थोड़ा सा फैला हुआ सा और एक ये वाला है, तो इसमें ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत तेजी से इसको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। जैसे आपने कोई नोकीली चीज बनाई, उस नोकीली चीज में कोई रुक नहीं पाएगी, कोई चीज एकदम से रिजेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा उसने स्लांट सा बना दिया, थोड़ा सा रुकने का, हल्का सा रुकने का, उसमें चीज ज्यादा रुक जाएगी और बैलेंस हो जाएगा। फिर और ज्यादा फ्लैट बना दोगे तो और ज्यादा, तो जितनी ज्यादा नोकीला होगा, इसको हमसे बोलते हैं चुटीलापन, इसके अंदर शार्पनेस, तो जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी, जितनी ज्यादा एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट जितनी ज्यादा मैक्सिमम होगी, तो सिग्नल उतना बढ़िया कैप्चर होता है, ठीक है। इसमें आगे एक यही वाला ग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें एफ और आर के बीच में ग्राफ दिखाया है। तो आप बताओगे कि इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, एफ बराबर आर है, करंट यहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम है, यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ी सी उससे ज्यादा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यानी यहाँ पे करंट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे करंट उससे कम है और यहाँ सबसे कम है, यानी यहाँ सिग्नल सबसे ज्यादा शार्प होगा और बाकी सिग्नल्स को तेजी से रिजेक्ट करेगा। तो इस वाले की क्वालिटी, इस वाले की जो क्वालिटी होगी वो बहुत बढ़िया। तो क्वालिटी फैक्टर को हम दिखाते हैं, मैंने ये समझाया हुआ है, Q इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R, दैट इज अ क्वालिटी। याद आ गया? ये खत्म हो गया। इससे आप क्या बता सकते हो कि R जितना कम होगा क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, है ना। R की वैल्यू जितनी कम होगी करंट उतनी मैक्सिमम होगी, सिग्नल उतना अच्छा कैप्चर होगा, यानी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट उतनी कम होगी और क्वालिटी उतनी ही कम होगी। कि ओमेगा और L जो है आपका, यानी 2 पाई f L, तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका हर बार ये तो फिक्स रहेगा ना, ठीक है। आप R की वैल्यू से डिसाइड करो, ठीक है, कि इंटरनल इंपीडेंस कितनी उसकी होनी चाहिए या नहीं। समझ आ गया मेरी बात?